दोस्तों जो सबसे पहला हमारा जो दुश्मन है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि हमको जब माल इधर से उधर ढोना पड़े, उसमें जो ट्रांसपोर्ट लगती है, जो व्हीकल लगता है, जो मैन पावर लगती है, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं या माल की ढुलाई बोलते हैं, जो अपने आप में एक वेस्ट है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन तो होगी लेकिन कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए, इसकी भी तो कोई लिमिट होगी ना। तो वही हम यहाँ पे लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बात करते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम से कम होनी चाहिए, चाहे वो विद इन प्लांट हो या आउटसाइड प्लांट हो। तो अगर हम बात करें कि इसके कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, इसके कोजेस हो सकते हैं रिवर्स इसके क्लोजेज हो सकते हैं रिवर्स फ्लो, जिगजैग प्रोसेस लेआउट, मल्टी लेवल शॉप फ्लो, नॉन एबिलिटी ऑफ प्रॉपर एमएचई। तो रिवर्स फ्लो क्या है कि जब एक बार मटेरियल एक जगह चला गया तो वापस घूम के मटेरियल उसी जगह नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मैंने जब यहाँ से प्रोसेस 1 स्टार्ट किया, फिर शॉप फ्लोर पे वो प्रोसेस 2 के लिए गया, फिर आगे वो 3 के लिए गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 प्रोसेस के लिए आया, देन 5th, देन 6th, ठीक है, फिर यहाँ पे बीच में कहीं मैंने मशीन लगा रखी है 7th, फिर यहाँ लास्ट में लगा रखी है 8th। तो क्या हो रहा है, मटेरियल इधर से उधर नाच रहा है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि डांस कर रहा है मटेरियल। तो ये मेरा क्या हो गया, रिवर्स फ्लो हो गया कि एक बार जब माल चला गया सीधा तो वो सीधा ही जाना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए। ये मेरा हो गया रिवर्स फ्लो। ऐसे ही होता है जिगजैग, जिसमें बार बार माल इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूम रहा है। तो दोनों के दोनों जो फ्लो है, इसमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है बढ़ जाती है। और क्या होता है कि जब मल्टी लेवल फ्लोर्स होते हैं, जगह की कमी के कारण क्या होता है, मल्टी लेवल फ्लोर हम बनाते हैं कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फिर उसमें क्या है, प्रोसेस हमने इस हिसाब से सेट नहीं करे कि भाई जब मटेरियल मेरा एक बार जब सेकंड फ्लोर पे गया फिर नीचे नीचे आता जाए और काम खत्म हो जाए। ये नहीं कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। तो कम से कम मूवमेंट होनी चाहिए मटेरियल की, इसके ऊपर फोकस करता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और कई बार क्या होता है, ड्यू टू नॉन एबिलिटी हो प्रॉपर एमएचई। एमएचई क्या है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, यानी कि लिफ्ट हो गई, हमारे पैलेट स्टैकर हो गए, बैटरी ऑपरेट स्टैकर्स हो गए। तो इनका भी जब हमारे पास प्रॉपर ये नहीं होते तो उस केस में भी क्या होता है, हमारा मटेरियल इधर से उधर बहुत ज़्यादा घूमता है, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मैन पावर इन्वॉल्व होती है, टाइम वेस्ट होता है और मटेरियल इधर से उधर घूमता है। जितनी बार मटेरियल को आप इधर से उधर नचाओगे उतनी बार उसकी क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट आता है। तो हमने अपने सिस्टम के अंदर टिमवुड के अंदर टी ट्रांसपोर्टेशन को आइडेंटिफाई करना है और उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे अगर हम गूगल मैप की बात करें तो गूगल मैप पे आप जब डालते हो तो क्या करता है, वो 2 रूट दिखा देता है कई बार। ठीक है, कि भाई ये जो है 4 मिनट और 2 किलोमीटर और ये है 7 मिनट और 2.4 किलोमीटर, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है। तो आप कौन सा रूट चूज करोगे? जाहिर सी बात है आप ये देखोगे, ठीक है, कि 4 मिनट में भी पहुंच जाऊंगा और दूरी भी कम है। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन में होना चाहिए कि हम सिर्फ टाइम ही ना देखें, दूरी भी देखें, और दूरी ही ना देखें टाइम भी देखें। कई बार क्या होता है कि है तो कहने को 40 किलोमीटर, लेकिन वो रूट इतना अच्छा है कि हम वहाँ 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन दूसरा रूट है 30 किलोमीटर, लेकिन वो रूट इतना खराब है कि वहाँ हमें 1 घंटा लगेगा। तो हमको ट्रांसपोर्टेशन उसी हिसाब से प्रॉपरली प्लान करनी है, विद इन द फैक्ट्री और आउटसाइड द फैक्ट्री। अब एक वीडियो देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कि जिसके अंदर कुछ लोग हैं वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं और उसमें क्या लॉसेस हो रहे हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके अंदर क्या हुआ, ये पार्ट कुछ निकल रहा है किसी मशीन से, और यहाँ पर पहले तो ये इसको ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, और मेरे को देख लिया इन्होंने, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इन्होंने रखने ना सोचा और इसको माल को दूसरे प्रोसेस पे ले आने लगे। ठीक है, अब इस पीस को क्या कर रहे हैं, ये एक एक करके ले आ रहे हैं। हालांकि अगर आप यहाँ देखो राइट साइड में, इनके पास एक प्रॉपर मटेरियल मूवमेंट की ट्रॉली है इनके पास। ठीक है, ट्रॉली ना यूज करके ये इसको मटेरियल को एक एक करके लेकर के जा रहे हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में इनकी एनर्जी भी लग रही है, इनको चोट भी लग सकती है और
मटेरियल भी डैमेज हो रहा है, आप देखो किस तरीके से रखा हुआ है, और हमारी मैन पावर कॉस्ट भी बढ़ रही है और हमारा टाइम भी बढ़ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या सजेस्ट किया कि भाई ये जो ट्रॉली है इसको यूज़ कर लो, अगर ये ट्रॉली काम की नहीं है तो इसके हिसाब से आप ट्रॉली डिज़ाइन कर लो, ठीक है, कि भैया आपने वहाँ रखा मटेरियल को और उठा करके आसानी से ले गए, ठीक है, जहाँ पर आपको ले जाना है। बेस्ट ये है कि प्रोसेस सीक्वेंस के हिसाब से हम मशीनों को सेट कर लें। तो ये हमारा है ट्रांसपोर्टेशन का एक उदाहरण। अब अगर हम बात करें किसकी, मारुति कंपनी की, मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ, मारुति मारुति मारुति, लाख बुराइयां हैं मारुति में, लेकिन वो चेंज मेकर है, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। अब मारुति का एक मानेसर का प्लांट है, गुड़गांव के आसपास पड़ता है मानेसर, वहाँ प्लांट है। ये आपको जो पूरा प्लांट दिखाई दे रहा है ये मारुति का प्लांट है, ठीक है। ये हमने कहाँ से इमेज ली है, ये हमने इमेज ली है गूगल मैप से, ठीक है। जब मारुति ने ये नया प्लांट यहाँ पर लगाया आज से कुछ साल पहले, अब तो कई साल हो गए, तो उन्होंने बोला कि जितने भी मेरे बड़े वेंडर्स हैं, जैसे JBM आपको यहाँ दिख रहा है, जय भारत मारुति, मैग्नेटिक मरेली, मानेसर स्टील प्रोसेसिंग कंपनी, FMI, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब मैं आपको जगह भी दे दूंगा, आप यहीं आ जाओ मेरे प्रीमाइसेस में ही और यहीं पे माल बनाओ और यहीं से सप्लाई करो। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, मारुति का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया, प्लस उनको मटेरियल टाइम से मिल जाएगा। तो इस तरीके की अप्रोच पे मारुति काम करती है, या दूसरे ऑटोमोबाइल वाले जो हैं मैन्युफैक्चरर वो काम करते हैं कि अपने सप्लायर्स को अपने पास ही ले आते हैं कि भाई यहीं आ जाओ हमारे प्रीमाइसेस में, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ट्रांसपोर्टेशन नहीं खेलना कि आप उधर से माल लोड करोगे इधर लेके आओगे। अब यहाँ पे क्या है, विद इन प्रीमाइस है, ये आराम से यहाँ से मटेरियल इनका ट्रांसफर हो जाता है, और फिर धीरे 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 करके सारे वेंडर्स मारुति के आसपास ही आ गए। तो इनको अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से मारुति यहाँ से मटेरियल की सप्लाई उनको इजीली मिल जाती है, और यहाँ से जो है गाड़ियाँ तैयार होके डिस्पैच होती हैं। और कुछ केस में क्या होता है, मारुति जैसी कंपनियाँ या मदर यूनिट बोल भी देती हैं अपने सप्लायर को, अगर यहाँ प्लांट लगाओगे तो आपको ऑर्डर दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, क्योंकि भाई ट्रांसपोर्टेशन एक कॉस्ट है और अच्छी खासी कॉस्ट है। तो उसी दिशा में हमें भी सोचना चाहिए कि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपनी कैसे कम कर सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल और है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसके अंदर एक पर्सन जो है 2 ट्रॉलीज 2 बिन्स लेकर के जा रहा है, 12-12 पीस दोनों में आते हैं, ठीक है। तो एक बारी में कितने आए, 24 पीस आए। तो इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा काइजन किया, इसकी जो हाइट है बिन की उसको रिड्यूस कर दिया, क्योंकि ये जो है इतनी खाली थी, ठीक है। और उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, एक में से 2 बिनें बना दी। तो अब क्या हुआ, 12/4 यानी कि 48 पीस एक बारी में मटेरियल ट्रांसफर होने लगा। मैन पावर उतनी लग रही है, समय उतना लग रहा है, लेकिन डबल मटेरियल ट्रांसफर होने लग गया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले वेस्ट की। अगला वेस्ट है इन्वेंट्री, जो कि सबसे खतरनाक वेस्ट है, ठीक है। इन्वेंट्री जो होती है बेसिकली 3 प्रकार की होती है, मैं आपको बहुत सारी वीडियोज में बता चुका हूँ। फर्स्ट वन इज हमारी RM रॉ मटेरियल, जिससे हमारा मटेरियल तैयार होता है, कच्चा माल। देन इज वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, जब रॉ मटेरियल के ऊपर एक भी प्रोसेस हो जाता है तो वो WIP बन जाता है। देन है हमारा फिनिश गुड, जब मटेरियल बिल्कुल तैयार है कस्टमर पे भेजने के लिए, वो हो गया हमारा FG। तो इन्वेंट्री क्या है कि जितना हमें मटेरियल चाहिए उतना ही हमारे पास हो, इसके ऊपर फोकस करता है टिमवुड में इन्वेंट्री वाला जो वेस्ट है, ठीक है। अगर जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हमने अपने पास रख रखा है तो वो क्या है, वो हमारे लिए एक वेस्ट है। क्यों, सबसे पहला उसमें हमारे पैसे लगे, बहुत सारा हमारा पैसा लगा हुआ है। दूसरा क्या है, हमारा वो स्पेस घेर के बैठा है, ठीक है, पैसा तो लगाई है, जगह भी घेर रखी है उसने। तीसरा क्या होगा, मटेरियल कुछ समय बाद खराब होना शुरू हो जाएगा अगर हमने उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। तो इसलिए जो इन्वेंट्री है उसको हमने रिड्यूस करना है और उतनी ही इन्वेंट्री रखनी है कि जितना हमें चाहिए। एक मैंने अक्सर कहावत सुनी है कि जापान में जो इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री रोड पे घूमती है। रोड पे कैसे घूमती है कि उतना ही स्टॉक रखते हैं वो, क्योंकि जगह लिमिटेड है, जितना उनको आज बनाना है या अगले 4 घंटे में बनाना है, जस्ट इन टाइम जिसको हम बोलते हैं जिट, जस्ट इन टाइम, जितना उनको मटेरियल चाहिए उतना ही है उनके पास,
बाकी क्या है, ट्रकों में घूम रहा है। ट्रकों में कैसे घूम रहा है कि सप्लायर से तभी आ रहा है जब उनको ज़रूरत है, ठीक है। तो हम भी उस लेवल की प्लानिंग नहीं कर सकते, लेकिन हमें उतनी प्लानिंग रखनी है जितना हमें मटेरियल चाहिए उतना ही हम मंगवाएं, उतना ही खरीदें। ऐसा ना करें कि भाई क्या होता है, बल्क परचेज कर ली। बल्क परचेज मतलब 1 रुपया सस्ता मिला, लोहा खरीद डाला, खरीद लो 100 टन, 1 रुपया सस्ता है, ठीक है। वो पैसे तो बच गए, लेकिन उसका अगर आप ब्याज जोड़ लो, मेरे से ज़्यादा तो बिजनेस ओनर ब्याज जोड़ना जानते हैं कि भाई उसका इंटरेस्ट अगर जोड़ लिया जाए तो पता चला उल्टा लॉस हो गया। प्लस क्या है, वो पड़ा रहेगा, ख़राब होगा। तीसरा क्या हो सकता है रेट और ज़्यादा डाउन हो जाए। तो भाई जितना आपको ज़रूरत है ना उतना ही आप खरीदो, ठीक है। जैसे हम घर में ऐसा तो नहीं करते कि जो आटे का डब्बा है वो हमने रख रखा है क्या 100 किलो का या 200 किलो का या 250 किलो का, कि यार सस्ता हो गया खरीद डालो। भाई जितनी जरूरत है 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो उतना ही रखते हैं कि हफ्ते में 10 दिन में वो टॉपअप होता रहे, क्योंकि उसकी भी एक आइटम की सेल्फ लाइफ है कि कुछ समय बाद आइटम खराब हो जाता है। प्लस क्या है, मेरा जो अननेसेसरी पैसा है वो ब्लॉक हो जाता है। तो टिमवुड्स के अंदर हमें इन्वेंट्री को आइडेंटिफाई करना है, जहाँ एक्सेस इन्वेंट्री है उसको फैक्ट्री से एलिमिनेट कर देना है, लात मार के एक्स्ट्रा इन्वेंट्री को बाहर कर देना है, ठीक है। देन है हमारा मोशन या मूवमेंट। ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा क्या है, मटेरियल से संबंधित है, और जो मोशन है वो हमारा किससे संबंधित है, मैन पावर से संबंधित है। बंदा क्या कर रहा है, कभी नीचे झुक रहा है, कभी ऊपर उठ रहा है, कभी यूं जा रहा है, कभी यूं जा रहा है। तो हमारी जो मूवमेंट है इससे ज़्यादा ऑपरेटर की नहीं होनी चाहिए कि हैंड मूवमेंट जितना हो रहा है इससे ज़्यादा, हैंड मूवमेंट से ज़्यादा मूवमेंट उसकी नहीं होनी चाहिए। उसके हाथ चलने चाहिए, ऑपरेटर के पैर नहीं चलने चाहिए। पैर चलने का सेंस है, कभी वो टूल लेने गया भाई इस कोने पे, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये भाई साहब कभी यहाँ से माल ले रहे हैं, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ इनको सजा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कभी हमारा ऑपरेटर जो है जा रहा है उधर, फिर इधर जाएगा, टूल लेके आएगा। अभी मैंने एक जगह मैं स्मेट की वीडियो शूट कर रहा था, तो उसमें पता चला वो कोई एलन बोल्ट लगाने वाला, उसको एलन बोल्ट की प्लानिंग ही नहीं करी पहले, अब एलन बोल्ट लेने जा रहे हैं, उसमें 10 मिनट उन्होंने खराब कर दिए। तो इससे क्या होता है, अननेसेसरी जो फटीग है, थकावट है, वो ऑपरेटर के ऊपर आती है, यूजर के ऊपर आती है, और हमारी आउटपुट भी डाउन होती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके कारण अगेन जिगजैग प्रोसेस फ्लो हो सकता है कि बंदे को इधर से इधर घूमना पड़ रहा है, इनप्रॉपर टूल एबिलिटी की टूल ही नहीं है उसके पास, और जो हमारे जो स्टेशंस हैं, वर्क स्टेशंस हैं, वो एग्नोमिकली डिज़ाइन ही नहीं है, वो इस तरीके से बने ही नहीं है कि ऑपरेटर प्रॉपर आउटपुट के साथ काम कर पाए। और इसके अंदर मेरा हमेशा एक वो रहता है कि ज़मीन के ऊपर कोई काम नहीं होना चाहिए, ज़मीन से उठकर ही काम होना चाहिए। ये नहीं ज़मीन पे बैठा के काम कराओ, उसमें कोई आउटपुट नहीं निकलती। एक एग्जांपल देखते हैं मोशन या मूवमेंट का। जैसा आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हो कि ये जो फर्स्ट पिक्चर है, इसके अंदर एक टेबल है। टेबल की जो हाइट है, जो कम हाइट वाले के लिए ऊंची है और ज़्यादा हाइट वाले के लिए नीची है। तो इनकी कमर टूटेगी, भाई साहब के पैर टूटेंगे या पैर दर्द करेंगे। तो इसका हमने क्या समाधान किया, एक स्टैंड लगा दिया, ठीक है। किधर लगा दिया, ये भाई साहब जहाँ खड़े होते हैं वहाँ एक स्टैंड लगा दिया, प्लस एक इनको स्टैंड दे दिया यहाँ पे प्रोडक्ट रखने के लिए। आप देख पा रहे हो इधर बिफोर और आफ्टर, ठीक है। यहाँ पे स्टैंड दे दिया ताकि इसकी हाइट टेबल के बराबर हो जाए, और इसको ऊंचा कर दिया ताकि इसको भी, अब इसको और ऊंचा नहीं कर सकते थे हम, टेबल को और ऊंचा करते तो इसको और ऊंचा स्टैंड देना पड़ता, प्लस पैसे खर्च होते ज़्यादा। तो हमने क्या किया, छोटा सा एक काइजन कर दिया, और इसकी जो मूवमेंट है, मोशन है ऑपरेटर की या असेंबलर की, उसको कम कर दिया। एक और उदाहरण देखिए कि यहाँ पे जमीन पे बैठ के ऊपर काम हो रहा है, फटीग है बंदे की, बार बार थकेगा, ऊपर नीचे उठेगा, उसको हम टेबल के ऊपर ले आए और टेबल पे हमने उसको प्रोएक्टिवली काम कराया, तो उसकी आउटपुट बढ़ गई, उसकी फटीग कम हो गई, उसकी थकावट भी कम हो गई ऑपरेटर की। ऐसे ही जो टूल शैडो बोर्ड्स हैं वो हम बना सकते हैं कि उसको बार बार इधर उधर टूल वूल लेने जाना ना पड़े, और आउटपुट हमारी प्रॉपरली आए, बढ़िया आउटपुट आए, और ऑपरेटर को फटीग भी ना हो। तो ये मोशन को हमने पहचानना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं मोशन या मूवमेंट का। यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो कुछ इस प्रकार है असेंबली टेबल का, कि पार्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, बार बार यूजर्स को वो पार्ट्स उठा उठा करके लाने पड़ते हैं, ठीक है। आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ऐसे एग्जांपल्स आपको शॉप फ्लोर के ऊपर ढेरों मिल जाएंगे। कहने को ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं, जो पढ़े लिखे ज़्यादा समझदार लोग हैं इन सब चीज़ों का मज़े लेते हैं, मतलब
हम भी जैसे कुछ चीज़ सजेस्ट करते हैं, कुछ ज्ञानी लोग जो हैं वो बोलते हैं अरे सर इससे क्या होगा। ये छोटी छोटी जो इम्प्रूवमेंट है ना, उन्हीं से बहुत फ़र्क पड़ता है। किताब पढ़ो आप एटॉमिक हैबिट्स, उससे आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी चीज़ें कितनी मायने रखते हैं। क्या नाम है किताब का? एटॉमिक हैबिट्स। इसकी बुक समरी भी आप सुन सकते हो, ठीक है। अब आफ्टर काइजन क्या किया हमने, पार्ट्स को सेंटर में ले आए और असेंबलीज को साइड में ले गए। अब इनके लिए कितना इजी हो गया, पीछे ही पार्ट रखा हुआ है, यहाँ से हमने उठा लिया। उसको नेक्स्ट स्टेप और आगे ले जा सकते हो, इनकी फीडिंग यहाँ सामने से दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात हो रही है कि जिससे उनकी मूवमेंट या मोशन कम हो जाए। दोस्तों अब जानते हैं हम अगला वेस्ट या अगला जो हमारा दुश्मन है वो क्या है, वेटिंग। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। बाबूजी के लिए वेट कर रहे हैं, भाई साहब डॉक्यूमेंट साइन कर दो, बाबूजी अभी कहीं बिजी हैं, वो साइन करेंगे। अब बाबूजी कोई भी हो सकते हैं, प्लांट हेड भी हो सकते हैं, क्वालिटी हेड भी हो सकते हैं, मालिक भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, हमारी प्रोडक्शन लाइन नहीं शुरू हो रही कि अप्रूवल देना है। क्वालिटी वाले ने ऑपरेटर सेटिंग लगा के खड़ा हुआ है मजे से, ऑपरेटर प्रोग्रामर, लेकिन क्वालिटी वाले भाई साहब आए नहीं, आधे घंटे से आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो वैसे तो एक एक सेकंड हम बचा के खुश करते हैं मालिकों लोगों को कि जी मैंने 10 सेकंड बचा दिए पार्ट के साइकिल टाइम में। भाई उसका क्या करें 10 सेकंड का, यहाँ तो रोज आप एक एक घंटे खराब कर रहे हो एक्स्ट्रा अननेसेसरी ड्यू टू वेटिंग। तो वेटिंग क्या है कि चाहे मेरी मशीन वेट कर रही है, चाहे मेरा कंपोनेंट मेरा वेट कर रहा है, चाहे मेरा ऑपरेटर वेट कर रहा है, मैं किसी भी काम के लिए अगर प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वो क्या है, एक वेस्ट है। क्योंकि जब मैं ऐसे खड़ा हूँ या मेरी मशीन ऐसे खड़ी है तो उस टाइम कोई काम नहीं हो रहा, कोई आउटपुट नहीं आ रही, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, वो एक बहुत बड़ा वेस्ट है। उसको हमने आइडेंटिफाई करना है और अपने सिस्टम से बिल्कुल ही एलिमिनेट करके निकाल देना है, ठीक है। वेटिंग के लिए क्या क्या जो कॉजेज हैं वो हो सकते हैं। वेटिंग के कॉजेज हो सकते हैं कि हमने इम्प्रॉपर लाइन वैसी कर रखी है कि एक जो ऑपरेशन है उसकी आउटपुट बहुत ज़्यादा है, एक की बहुत कम है, जिससे कि उसको वेट करना पड़ रहा है। कम्युनिकेशन गैप हो रहा है कि भैया प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पा रहा, मेलबाजी चल रही है कि इतनी देर में फ़ोन करके जो काम हो सकता है वो मेल पे मेल करे जा रहे हैं, जिससे कि कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा। एंड ऑन सिस्टम नहीं लगे हुए। एंड ऑन सिस्टम क्या होता है कि हमने कोई विजुअल सिस्टम लगा रखा है जिससे कि हम हाईलाइट कर दें कि भाई ये मेरा जो है क्या है, काम हो गया, आप इसको उठा लो या इसको यहाँ से लेकर के चले जाओ। तो वेटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा जो लॉस है, कंपनी इसको झेलती है और प्रोसेस के अंदर वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा छुपा होता है। इसके बाद जो अगला वेस्ट है वो है हमारा क्या, ओवर आउटपुट या ओवर प्रोडक्शन। कुछ लोग इसको ओवर आउटपुट बोलते हैं, कुछ इसको ओवर प्रोडक्शन बोल देते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि प्रोडक्शन होना तो अच्छी बात है, वो कैसे एक वेस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई साहब। आपको खानी है 3 रोटी और मैडम ने, वाइफ ने आपकी बना दी 5 रोटी, तो 2 रोटी क्या है, वेस्ट हो गई। आउटपुट तो बढ़िया हो गई कि वही ठीक है 5 रोटी बन गई, लेकिन खा नहीं पाओगे तो क्या होगा, खा लोगे तो पेट खराब होगा, नहीं खाओगे तो रोटी खराब होगी। तो क्या खाना, मतलब ना खाना ही आप ज़्यादा बेहतर डिसीजन लोगे कि भाई रोटी ना खाऊं 2 एक्स्ट्रा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे ही क्या है, ओवर आउटपुट हो जाती है, यानी कि जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमने माल बना दिया। ये कब होता है कि हमारा सेटअप टाइम बहुत ज़्यादा है। उस केस में हमने क्या सोचा कि सेटिंग लगानी पड़ेगी कि भैया मेरा जो सेटिंग है वो सेटअप टाइम मेरा लगता है 4 घंटे, तो एक काम करो, ऑर्डर तो है 100 पीस का, उतार दो 300 पीस खोल दो। तो सेटअप टाइम बचाने के लिए क्या होता है, हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि कस्टमर को रिक्वायरमेंट है 200 पीस की या 100 पीस की, हमने खोल दिया या बना दिया 400 पीस, 500 पीस या 1000 पीस बना करके डाल दिया। अब क्या हुआ, कस्टमर ने वो प्रोडक्ट जो है उसमें कुछ चेंज कर दिए, या हो सकता है कि उसका ऑर्डर थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, ऑर्डर तो कम हो ही सकते हैं कि जो ले रहा था वो महीने के 100 पीस, अब उसने लेने शुरू कर दिए 20 पीस या 30 पीस, कि भाई उसने कुछ चेंजेस किए हैं। तो वो क्या हुआ, एक तरीके से इन्वेंट्री मेरी डब हो गई। तो ये क्या है, ओवर प्रोडक्शन सीधा सीधा मेरा जो इन्वेंट्री वाला जो वेस्ट है उसके ऊपर भी सीधा अटैक करता है कि जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं, जितना हमें लिमिट हमें है, जितना हमें मटेरियल बनाना है उससे ज़्यादा बना लेते हैं, तो हमारा इन्वेंट्री भी बढ़ जाती है। दूसरा क्या होता है, कई बार कस्टमर से फ्लक्चुएटिंग डिमांड आती है, उस केस में भी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। इम्प्रॉपर लाइन बैलेंसिंग और इम्प्रॉपर सप्लायर रिलेशन, कि भाई सप्लायर से संबंध मेरे ठीक नहीं है,
तो उस केस में क्या है, सप्लायर ये समय पे माल नहीं देगा कि मेरे को चाहिए 7 दिन में डिलीवरी, वो देगा मुझे 28 दिन में डिलीवरी या 3 महीने में डिलीवरी देगा। तो उस केस में भी कई बार क्या है, ओवर प्रोडक्शन करनी पड़ जाती है। तो जो है ओवर प्रोडक्शन या ओवर आउटपुट, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है, और जितनी हमें शेड्यूल है, जितना हमें बनाना है उतना ही बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा वेस्ट है। इससे क्या होता है कि हम मशीन को लोड कर देते हैं ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट अगले 6 महीने में आएगी, और जो हमारे करंट रिक्वायरमेंट वाले प्रोडक्ट हैं वो अभी कहीं लाइन में खड़े होते हैं कि अपना टर्न आने के लिए कि भाई मेरी भी लोडिंग लगे तो कस्टमर को माल जा पाए। ठीक है। दूसरा, ये इन्वेंट्री को भी डायरेक्टली बढ़ा देता है हमारा ओवर आउटपुट या ओवर प्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारा ओवर ऑपरेशन। ओवर ऑपरेशन क्या है, बेसिकली जो हमारा डिफाइंड प्रोसेस है उससे ज़्यादा जब हम काम करते हैं तो हमारा वो ओवर ऑपरेशन हो जाता है। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, ओवर प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है। और डाउन टाइम के अंदर, ये तो टिम वुड्स की बात हो रही है, डाउन टाइम के अंदर हो गया ये एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। ठीक है। जितना हमें ज़रूरत है, जितना हमें प्रोसेस करना है उससे ज़्यादा हमने उसकी प्रोसेसिंग कर दी। ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये मेरा माल रस्ट लग गया किसी कारणवश, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसको क्लीन करना पड़ रहा है, जबकि मुझे क्या प्रोसेस करना था, सिर्फ इसको इंस्पेक्शन करना था और पैक करना था। लेकिन किसी भी कारणवश इसमें रस्ट लग गया कि मैंने ओवर प्रोडक्शन कर दिया, या माल सही नहीं था, या उसको मैंने खुले एनवायरनमेंट में रख दिया, तो जिसकी वजह से मुझे ओवर प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है। तो कई बार क्या होता है, फाइलिंग करनी पड़ जाती है। क्यों करनी पड़ जाती है फाइलिंग, या पीस को क्यों घिसना पड़ जाता है, क्योंकि हमारे जो टूल्स हैं वो इम्प्रॉपर हैं, उनमें शार्प एजेस वगैरह रह गई प्रोडक्ट में जो नहीं निकली टूल से, तो हमको फिर उसको घिसना पड़ता है, जिसको डीबरिंग वगैरह भी बोल देते हैं या फाइलिंग बोल देते हैं कुछ लोग। जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर जो है अपना क्या बोलते हैं उसको, फ्लैशेस निकल आती हैं साइड में। क्यों? क्योंकि हमारा मोल्ड प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, फ्लैशिंग करनी पड़ती है। मैंने देखा एक कंपनी ने तो डी फ्लैशिंग डिपार्टमेंट ही खोल दिया, बजाय इसके कि हम अपने कंपोनेंट्स के ऊपर काम करें, हम अपने टूल्स के ऊपर काम करें कि फ्लैश जो निकल रही है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो निकल रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। हमने एक डिपार्टमेंट ही खोल दिया कि डी फ्लैशिंग, जिसके हमें कस्टमर पैसे दे भी नहीं रहा। उस कस्टमर के केस में कस्टमर हमें पैसे भी नहीं दे रहा डी फ्लैशिंग के, लेकिन हमने एक प्रोसेस डाल दिया डी फ्लैशिंग। ठीक है। तो ये क्या क्लियर एग्जांपल हो गया, ओवर ऑपरेशन या एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग का एक एग्जांपल हो गया। ये किस किस कारण हो सकता है, लैक ऑफ अवेयरनेस या स्किल, प्रोसेस को प्रॉपरली स्टडी नहीं किया, मटेरियल नॉट प्रोड्यूस्ड एज पर रिक्वायरमेंट, मटेरियल नहीं प्रोड्यूस किया हमने, जो प्रोसेस डिफाइन था उसके हिसाब से नहीं किया, जो डायमेंशंस बनने थे उस हिसाब से नहीं किया, इम्प्रॉपर टूलिंग वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम ओवर ऑपरेशन कर देंगे। जो वीडियो हमने देखी थी अभी, ये वही वीडियो है, थोड़ी देर पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन में देखी थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ओवर ऑपरेशन हो रहा है कि बजाय इसके कि जो मटेरियल जब कट रहा था उसको उठा करके सीधा किस पे, ट्रॉली में रखा जाता या किसी ट्रांसफर कन्वेयर पे रखा जाता, उसको हमने पहले नीचे रख दिया। अब 3 लोग लगे हैं उस मटेरियल को ढोने के लिए। तो ये क्या हो गया, एक ओवर ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, और क्या हो गया उसके साथ साथ ये ओवर प्रोसेसिंग भी हो गया या ओवर ऑपरेशन भी हो गया। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको भी अपने शॉप फ्लोर में आइडेंटिफाई करनी है, उनको एलिमिनेट करना है। साथ ही साथ आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, हम जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उनकी ट्रेनिंग हम कराते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हम कराते हैं, आप लोगों को ट्रेन करेंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो नीचे जो नंबर दिया गया है या ईमेल आईडी दी गई है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले वेस्ट की तरफ, जो है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्या है कि ऐसा मटेरियल प्रोड्यूस करना जो कि कस्टमर को नॉट एक्सेप्टेड है। ठीक है, कि हमने कोई मटेरियल खराब बना दिया, रिजेक्ट बना दिया, जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहा, वो पार्ट मेरा डिफेक्ट्स कहलाएगा। तो डिफेक्ट क्या है, अपने आप में एक लॉस है कंपनी के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या कर रखा है, कॉस्टिंग में ले रखा है 0.2% मेरी रिजेक्शन आएगी, लेकिन किसी प्रोसेस पे मेरी जो रिजेक्शन है वो 2% आ रही है। ठीक है, ये कस्टमर देता है आपको रिजेक्शन कॉस्ट ना, ऐसा नहीं है कि आप 100% 0 ppm पे काम कर सको। अगर 0 ppm पे या 0 रिजेक्शन पे काम कर लो तो मतलब आप तो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन जाओगे। होंगी कुछ कंपनियां ऐसी फिर भी।
तो उसमें क्या है, कस्टमर आपको कॉस्टिंग के अंदर एक मार्जिन देता है कि भाई मान लो 0.2% या 0.5% आप रिजेक्शन कॉस्ट ले सकते हो। तो मैंने तो ले रखी है 0.5 या 0.2% रिजेक्शन कॉस्ट, लेकिन मेरा जो ऑपरेशंस है उनमें निकल रहा है 2% रिजेक्शन। ठीक है, तो मेरा ये सारा का सारा क्या है, पैसा लॉस में जा रहा है। ठीक है, मैंने प्रॉफिट जो लिया यहाँ से सीधा सीधा मेरा 1.8% जो है प्रॉफिट में से सीधा नुकसान हो गया ड्यू टू रिजेक्शन। तो ऐसे मटेरियल प्रोड्यूस करना जो कि कस्टमर को समझ में नहीं आएंगे, कस्टमर उनको रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डिफेक्ट कहलाता है, डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट रिवर्क के फॉर्म में भी हो सकता है, रिजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, स्क्रैप के फॉर्म में भी हो सकता है। तो हमने अपनी कंपनी के अंदर डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको एलिमिनेट करना है। कुछ कॉजेज क्या हो सकते हैं डिफेक्ट प्रोड्यूस करने के, अनस्किल्ड पर्सन लगा दिया हमने, क्वालिटी के एरर्स हो गए कि हमने प्रॉपर एसओपीज नहीं लगाए, या मेरा मशीन या टूल खराब हो गया, या इनमें कोई प्रॉब्लम है। अब चलते हैं दोस्तों एक एग्जाम्पल की तरफ जो कि डिफेक्ट्स का एग्जाम्पल है, कि जैसे ये आप कन्वेयर यहाँ पे दिख रही है, या कन्वेयर से मटेरियल गिर रहा है और सीधा बिन में आके धड़ाप से गिरता है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, पार्ट के ऊपर डेंट आ रहे हैं, स्क्रैच आ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, लास्ट स्टेज में फाइनल स्पेक्स पे जाके मटेरियल रिजेक्ट हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसमें यहाँ पे मटेरियल ट्रांसफर शूट लगा दिया। ठीक है, कि जब माल यहाँ से गिरेगा तो स्लाइड करता हुआ आराम से बिन के अंदर, ट्रे के अंदर आएगा। तो उससे क्या होगा, पार्ट के ऊपर डेंट नहीं आएंगे, स्क्रैच नहीं आएंगे और डिफेक्ट्स कम प्रोड्यूस होंगे। तो ऐसे ही आपने काइजन करने हैं, पोका योके करने हैं, सेंसर्स लगाने हैं, जिससे कि डिफेक्ट्स को कंट्रोल किया जा सके, डिफेक्ट्स को कम किया जा सके। अब चलते हैं टिम वुड्स के सबसे आखिरी जो है स्किल। दोस्तों जो स्किल है या अंडर यूटिलाइज स्किल है या नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल है, उसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति है उसकी स्किल का भरपूर इस्तेमाल ना करना। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि भाई सरकारी नौकरी निकली किसकी, चपरासी की, अप्लाई कौन कर रहे हैं, एमबीए वाला, एमबीए चाय वाला भी हो गया आजकल तो। ठीक है, बीटेक वाला, बीटेक चाय वाली भी है। तो ये कौन अप्लाई कर रहे हैं चपरासी के लिए, एमबीए, बीटेक। ठीक है, ऐसे ही जो क्लर्क है उसके लिए भी ये लोग अप्लाई कर रहे हैं। एक तो है क्या इनमें स्किल की कमी है, हो सकता है इनमें स्किल की ही कमी हो कि इनको एमबीए की कैटेगरी की जॉब ही ना मिली हो और इनको चपरासी वाली पे या क्लर्क वाली पे अप्लाई करना पड़े, या वो इतनी फैसिनेटिंग जॉब है कि भाई सरकारी नौकरी कोई नहीं, चपरासी तो है तो सरकारी, बढ़िया, एकदम बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स होता है। ऐसी हमारी इंडस्ट्री होती है, उसमें जो बहुत सारे लोग हैं ऐसी फ्री में घूम रहे होते हैं, उनको हम काम नहीं दे पाते जिस लेवल पे हमने उनको रखा, या हम उनको बम्बारमेंट करते हैं, मतलब कि हम अपना दिमाग उनके ऊपर अटेल देते हैं, भाई ये ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना। वो है ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग, अपुनिच भगवान है, मतलब मैनेजर या मालिक समझ लेते हैं अपुनिच भगवान है, अपुन ने जो बोल दिया वही सब कुछ सत्य है, अटल है। तो उनको हमने उनका दिमाग ही यूज नहीं करने दिया, किनको, एम्प्लॉयज को, उनको मैनेजमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं किया। तो इससे क्या हो रहा है, उनका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। कि जैसे कोई एक अकाउंट्स का बंदा है, उसको अकाउंट्स की नॉलेज है और हमने उसको कहाँ लगा रखा है, उसको लगा दिया एचआर में कि भाई तू अटेंडेंस बना। ठीक है, हमने उसका प्रॉपर देखा नहीं कि उसकी क्या स्किल वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल के अंदर आती हैं या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल के अंदर आती हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसका कारण हो सकता है कि एम्प्लॉय ही अनस्किल्ड हो, उसको स्किल ही ना हो, उसको नॉलेज ही ना हो, लैक ऑफ अवेयरनेस हो, इनसफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हो, इग्नोरेशन में कंस्टेंट हो सकते हैं, और मिसमैच हो सकता है स्किल अवेलेबल और टास्क एट हैंड जो कि उसके पास हैं, और उसको हमने काम कुछ और दे रखा है, काम उसको कुछ और आता है। तो ये जितने भी आपको मैंने चीज़ें बताई, ये 8 के 8 जो वेस्ट हैं, ये पूरी एक इंडस्ट्री के अंदर आपको मिल जाएंगे। और इनमें जो सबसे मेरे को लगता है एम्प्लॉय से रिलेटेड है वो स्किल वाला है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक ऐप बनाया हुआ है अपना, AYT इंडिया अकेडमी के नाम से। उसको आप गूगल पे डालोगे, प्ले स्टोर पे डालोगे, ऐप आ जाएगा, वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हमने डाले हुए हैं। ऐसे ही हमारी जो है एक ट्रेनिंग की भी साइट है, उस पर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो मिल जाएंगे। जैसे हमने फॉरेन चेंज का कोर्स डाला हुआ है, 9001 के पूरे डॉक्यूमेंट्स का एक कोर्स है, OE DPR का कोर्स है, Z
का एक कोर्स है, ऑटोमेटेड केपीआई का एक कोर्स है, सैलरी का एक कोर्स है, बॉम्ब शीट का एक कोर्स है, स्टोर परचेज के कोर्सेज हैं, 5S चैंपियन का एक कोर्स है। तो इसके अंदर क्या किया है हमने, कुछ वीडियोस हैं और कुछ रेडी टू यूज फॉर्मेट आपको दे दिए गए हैं कि वहां से आप फॉर्मेट डाउनलोड करके उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर्मेट जो होंगे वो जिप फाइल के अंदर होंगे, जिप फाइल को आपको अनजिप करना होगा यूज करने से पहले। ये एक बेसिक प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स जिप फाइल को अनजिप नहीं कर पाते और बोलते हैं कि फॉर्मेट काम नहीं कर रहे। तो आप जो फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड करोगे वो जिप होंगे, उनको आपको अनजिप करना होगा और आप आसानी से वहां से उनको यूज कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है और आप ये जो टिमवुड वाली बात है जो मैंने आपको बताई उसको इम्प्लीमेंट करोगे अपनी इंडस्ट्री के अंदर और एक चेंज लेकर के आओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी और यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।